नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आपके लिए फिर से लेकर आया हूं अपना एक और वीकली एनालिसिस प्रोग्राम वीडियो। तो मैं एक आपका फ्रेंडली ऑप्शन सेलर हूं जो एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है कि पिछले हफ्ता कैसा रहा, मार्केट एनालिसिस कैसी थी और मेरी जर्नी कैसी रही उसमें। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं वीक 35, 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का, और वीक 36 जो आने वाला है 2 से 6 सितंबर तक का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बहुत ही यूनिक है, भले ही बहुत कम लोग फिलहाल इसको देखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट्स डालिए, उससे मुझे को हिम्मत मिलती है। खासकर मैं हमेशा बोलता हूँ ये वीडियोस मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, लेकिन किसी का फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये वीडियोस ऑप्शन सेलर्स के लिए हैं। तो अगर बायर्स होते हुए भी आप इनको देख रहे हैं तो अलग माइंडसेट, अलग मेंटालिटी से आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही हैंड्स ऑन वीडियो। चलिए शुरू करते हैं सीधा। मैं अपने पावर पॉइंट पॉइंट पे ले जाता हूँ आपको, जिसमें आपको पता लगेगा कि पिछला हफ्ता हमारा कैसा रहा। तो चलिए आ गए हम मार्केट एंड ट्रेड 26 अगस्त से 30 अक्टूबर। समरी क्या थी, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है। मार्केट में बेसिकली सभी को पता है कि बुलिश मोमेंटम है, हर कुछ लाइफ टाइम हाई पर रहा। तो मार्केट की एनालिसिस करें, लास्ट वीक की रेंज क्या थी। निफ्टी को अगर आप देखो, 24564, 25268, 704 पॉइंट की रेंज थी, मोस्टली अपवर्ड थी, लेकिन 704 बहुत अच्छी रेंज मानी जाएगी, बहुत बड़ी रेंज मानी जाएगी। नेट 358 पॉइंट्स, तो एक तरह से ऑप्शन सेलर्स को इतनी बड़ी रेंज परेशान भी कर सकती है, लेकिन एक तरफा रेंज थी तो फिर भी ठीक था। बैंक निफ्टी को अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो बैंक निफ्टी की भी 700 पॉइंट्स की रेंज थी। जनरली निफ्टी की 500 पॉइंट की रेंज का मतलब बैंक निफ्टी की 1500 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए, 1200 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ी छोटी रेंज में था, 5073051466। लेकिन एक चीज़ ज़बरदस्त ये है कि बैंक निफ्टी ने 51,000 डिसिसिवली तोड़ दिया है काफ़ी हद तक। बैंक निफ्टी का नेट 459 पॉइंट्स था, तो 0.91% अप। उसके अलावा इंडिया विक्स जो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, पिछला क्लोज 13.55, नया क्लोज 13.27, तो लगभग 0.1 -1%। कोई खास डिफरेंस इंडिया विक्स में नहीं आया, लेकिन फिर भी गिरावट ही थी। इंडिया विक्स ज़्यादा चढ़ा नहीं। तो अगर हम देखें पिछले कई हफ्तों से गिरता आ रहा है। बीएससी मिड कैप 1.54% गेन किया, 49065, तो मिड कैप इंडेक्स भी चढ़ा। और सिमिलरली बीएससी स्मॉल कैप, जो इस बार स्मॉल कैप थोड़ा कम चढ़ा, 0.61%। तो हमने देख रहे हैं कि मिड कैप फिलहाल थोड़ा ज़्यादा चढ़ने के मूड में हो रहा है स्मॉल कैप के मुकाबले। तो ये हो गई इंडाइसिस की रेंज। अगर हम और आगे चलें तो लास्ट वीक मार्केट्स में और देखते हैं सेक्टोरल मूव्स, कौन कौन से शेयर्स ने धमाल मचाया। टेक एंड आईटी 3.5% टेक एंड आईटी सेक्टर चढ़ा। तो इन शेयर्स में पिछले काफ़ी हफ्तों से मोमेंटम चल रहा है, जो अभी भी जारी है। बड़े बड़े शेयर्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस लाइफ टाइम हाई के आसपास बैठे हैं। फार्मा हेल्थ केयर भी 3% चढ़ा। तो ये भी सेक्टर ध्यान में रखिए। तो मोस्टली मेडिसिन, हॉस्पिटल्स और इन सबके इक्विपमेंट मेकिंग, ये सब चढ़ रहे हैं। टेलीकॉम भी ऑलमोस्ट 3% चढ़ा। तो ये तीन सेक्टर्स मेन थे। इसके अलावा सारे के सारे, लगभग सारे ही सेक्टर्स ऊपर थे। हर तरफ हरियाली थी, हर किसी ने पैसा बनाया होगा। अगर आपने पैसा बनाया तो लिखिए कमेंट्स में पैसा बनाया। और निफ्टी पीएसयू बैंक्स केवल एक ऐसा सेक्टर था जो थोड़ा नेगेटिव था, -1.05%। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मार पीएसयू बैंक्स में पड़ी है, लेकिन कोई बड़ी मार नहीं थी। सेक्टर वाइज केवल 1.05% डाउन था। मार्केट का मूड जबरदस्त जबरदस्त बुलिश, इतनी बुलिश, इतनी लंबी बुलिश मार्केट शायद ही आपने कभी देखी हो। एक बार फिर से ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगा, बैंक निफ्टी में तो नहीं लगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, कई सारे इंडाइसेस, सब में लाइफ टाइम हाई लग रहे थे। एफआईआईज ने जबरदस्त खरीदारी की है, 20,000 करोड़ की। और आपको पता है कि जब एफआईआईज खरीदना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट डीआईआईज बुक कर लेते हैं। तो डीआईआईज ने फिर भी, डीआईआईज के लिए 700 करोड़ रुपए की खरीदारी मतलब प्रॉफिट बुकिंग ही है, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है लगाने को। फिर भी कुछ बेचा, कुछ खरीदा। अगर मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि अगर दोनों के दोनों इस बार खरीद जाएं तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, फिलहाल एक रीजनेबल लेवल पे आ गई है। और अगर हम की पॉइंट्स देखें थोड़ा सा ब्रॉड बेस, तो डॉलर इंडेक्स स्लिप हो गया 100.60%। तो एक तरह से डॉलर नीचे गिर रहा है, जो कि कायदे में हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से डॉलर्स गिरता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो रुपये ने भी थोड़ा लूज किया। तो कहीं ना कहीं रुपये की कमजोरी ज़्यादा है, हमें दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि डॉलर भी गिर रहा है, नहीं तो रुपये शायद 84 क्रॉस कर जाता। तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा है। क्रूड ऑयल भी गिरा 74.89%। मार्केट बुलिश मूड में है, मतलब बिल्कुल तेजी पे सारी की सारी चीज़ चल रही है। S&P और डाउ लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुए हैं, तो ये अच्छा है S&P डाउ के लिए।
यूएस मार्केट्स के लिए, इसका मतलब हमारे लिए भी। मार्केट्स का जो अगले वीक का मोमेंटम दिख रहा है वो फ्लैट टू बुलिश दिख रहा है। आगे हम स्लाइड में बात करेंगे कैसे हमें ऐसा लग रहा है। अगर हम खास स्टॉक्स की बात करें, जो थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा मूवमेंट आया, उनमें देखें तो एल टी आई माइंट्री 9.12%। तो इसीलिए आईटी शेयर्स भी चढ़ ही रहे हैं। तो क्या होता है कि जो उस सेक्टर का मिड साइज में लीडर होता है वो ज़्यादा तेज भागता है। एल टी आई माइंट्री के लिए 9.12% चढ़ना बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, पीएफसी, आरईसी, एचसीएल टेक, ये सब 5 से 10% के बीच में मूव किए। उसी ऑर्डर में है सबसे ज़्यादा बजाज फिंसर्व, देन बजाज फाइनेंस, पीएफसी, आरईसी, एचसीएल टेक। तो सारे के सारे शेयर्स अच्छा, इसीलिए फाइनेंस वाले एनबीएफसी खासकर बजाज वाले भागे। वरुण बेवरेजेस 5.13% गिरा है। तो बड़े शेयर्स में वरुण बेवरेजेस में फॉल आया है। अडानी पावर 6.47% गिरा है। तो ये थोड़े से लूजर्स थे। तो मिक्स बैग था, लेकिन ज़्यादा चढ़ने वाले थे, कम गिरने वाले थे। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट का ओवरऑल समरी। अब आते हैं कि हमारी ऑप्शन राइटर पर्सपेक्टिव से कैसी परफॉर्मेंस रही, जिसका आपको इंतजार रहता है, जिसको मेरे को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है खुद। तो ये हमारा पिछले 3 हफ्तों की कैंडल्स अगर आप देखो तो ये जो एक बॉक्स है पिंक कलर का बॉक्स, इस बॉक्स में पिछला हफ्ता हो गया। तो 5 दिन है, हर दिन की 7 कैंडल्स हैं, हर घंटे की एक कैंडल। तो अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्ते से मार्केट लगातार निरंतर ऊपर, वीक 34 ऊपर, वीक 35 ये था, ये भी ऊपर। तो नेट नेट डायरेक्शन ऊपर का है। लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बना लिया है, 2525247 पे क्लोजिंग हुई है। जबरदस्त क्लोजिंग मानी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी, अगर हम विक इंडिया विक्स को भी देखें तो इंडिया विक्स पिछले 3 हफ्ते से गिरता जा रहा है। और कितना गिरेगा, वैसे तो कई बार विक्स का नॉर्मल 10-11% भी हो जाता है, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन फिलहाल विक्स हल्का सा, अगर आप देखो तो एक छोटी सी रेंज में, बहुत ही नैरो रेंज में चला, 13.4 के करीब बंद हुआ है। तो इतनी छोटी विक्स की रेंज लोअर लेवल्स पे, तो विक्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोअर लेवल्स पे था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि अब हम इंडिया विक्स और निफ्टी को ओवरलैप करके देखते हैं कि हमारा ये जो ये वीक है 26 से 30 अगस्त, इसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। इसमें हम आपको बताएंगे डे बाय डे हमने कैसे परफॉर्म किया। अगर आपको याद होगा हमारी पोजीशंस पिछले हफ्ते की ये थी, अधिकतर हम महीने की पोजीशन काट चुके थे, थोड़ा बैंक निफ्टी, थोड़ा निफ्टी फंसा हुआ था। लेकिन 50-60% पोजीशन हम सितंबर में ऑलरेडी लगा चुके थे। तो हफ्ते का पहला दिन जो आया, देखिए इंडिया विक्स है ब्लू कलर वाले बॉक्स में। तो इंडिया विक्स 26 से 30 अगस्त वाला वीक हम ये देखेंगे, और ये हमारा निफ्टी इस वीक का। तो अगर आप देखो 26 अगस्त को क्या हुआ, 26 अगस्त अगर आपको दिख ही रहा होगा तो सबसे पहला चैलेंज आया गैप अप का। 24,800 के करीब हम लोग क्लोज हुए थे, लेकिन 24,900 के भी ऊपर खुले। और फिर काफ़ी अच्छा हमने ऊपर तक का रन बनाया। तो एक तरह से ऊपर की रेंज में आके मार्केट फंस गई। तो कहीं ना कहीं जो हमें ज़बरदस्त फायदा हो सकता था वो हमें नहीं मिला, जो वीकेंड के डीके का फायदा था, क्योंकि मार्केट का जो 100 पॉइंट का गैप अप था उसी को एडजस्ट करने में टाइम लग गया। फिर भी क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाई, तो कहीं ना कहीं हमें लगभग 0.47% का फायदा हो गया। अगर ये अगर ये मार्केट इतनी ऊपर नहीं खुलती, इसी रेंज में रहती, तो ये फायदा हमें 1% का भी हो सकता था। तो बेसिकली हमने क्या किया, एडजस्टमेंट्स किए, काफ़ी एडजस्टमेंट किए, क्योंकि बैंक निफ्टी की हमारी पोजीशन लगती हुई थी, निफ्टी की लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमें पुट्स थोड़ा ऊपर की तरफ सरकाने पड़े, और कभी उससे फ़ायदा हो जाता, नुकसान हो जाता। तो अच्छी चीज़ ये रही कि ऊपर जाने के बाद एक रेंज में ही रही, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई मार्केट। तो 0.47% का फ़ायदा मंडे को मिला। तो फिर आगे 27th यानी कि ट्यूसडे, ट्यूसडे को अगर आप देखो तो ट्यूसडे की मार्केट की रेंज बहुत ही नैरो थी। एक तरह से ट्यूसडे को डोजी कैंडल मार्केट ने बनाई थी। तो इतनी छोटी रेंज में मार्केट रही, लेकिन ट्यूसडे को इन जनरल बहुत अच्छा डीके नहीं मिलता है। तो लेकिन मार्केट ने ज़्यादा ऊपर नीचे कसरत नहीं की, तो दिन भर का डिसेंट डीके मिल गया, और हमें 0.85% का फ़ायदा हो गया, कि मार्केट कैंडल्स बहुत छोटी थी, ओवरऑल रेंज बहुत छोटी थी। तो ट्यूसडे का जो फायदा हुआ मेनली निफ्टी बहुत छोटी रेंज में कारोबार किया इसलिए हुआ। बैंक निफ्टी में अच्छा डीके मिला, और ट्यूसडे तक हम पूरा बैंक निफ्टी बंद कर चुके थे, लेकिन निफ्टी की पोजीशंस थोड़ी हमारी बड़ी थी, जिसका हमें थोड़ा सा आगे प्राइस भी पे करना पड़ा। फिर आया वेडनेसडे 28 तारीख। वेडनेसडे को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, लेकिन हमने उसमें काम नहीं किया। लेकिन जो निफ्टी की पोजीशन थी उनको थोड़ा संभालने में टाइम लगा, क्योंकि थोड़ा मार्केट और ऊपर जाना शुरू हुई, 25,100 को क्रॉस किया, और फिर 2 बजे के आसपास बहुत बड़ी गिरावट आई।
तो जो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर किए थे 2 बजे तक, एक तरह से वो थोड़ा उल्टा पड़ गए। और जबकि एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थी लेकिन डांस निफ्टी ज़्यादा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मिल जाना चाहिए था या मिलता, वो नुकसान में कन्वर्ट हो गया और हमने 0.10% का लॉस दिया, जो बड़ा लॉस नहीं था। लेकिन अब तक हम, ये भी बात है कि जो भी पैसा हमारा फ्री होता जा रहा था वो हम सितंबर की पोजीशंस लगाते जा रहे थे। सितंबर में हमने क्या पोजीशन लगाई है तो वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा डिटेल में। लेकिन फिलहाल बहुत ही छोटा सा लॉस हुआ, लेकिन इस लॉस का सबसे बड़ा झटका मुझे ये लगा कि दोस्तों, आपको याद होगा पिछले 3 हफ्ते से हम हर रोज प्रॉफिटेबल थे। तो कहीं ना कहीं 27 तारीख को हमारी 16 दिन की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हुई है। बहुत छोटे अमाउंट से खत्म हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता मेरे पिछले 5 साल में कब ऐसा हुआ कि 16 दिन तक मैंने लगातार हर रोज पैसा बनाया हो। वो पता लगे 16 से पहला दिन अगर आपको याद होगा तो उस दिन 4% का लॉस भी हुआ था, लेकिन उसके बाद 16 दिन लगातार पॉजिटिव होना, यही ऑप्शन सेलर का मजा है कि जब मार्केट आराम से धीरे धीरे एक डायरेक्शन में जाती है या फ्लैट खड़ी रहती है तो प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। तो 28 तारीख उस हिसाब से बहुत खराब दिन था, भले ही -0.1% का लॉस हो, लेकिन विनिंग स्ट्रीक टूट गई। अब पता नहीं कब इतनी अच्छी विनिंग स्ट्रीक बनेगी, लेकिन बहुत अच्छा महीना चला गया उस हिसाब से देखो तो। 29 निफ्टी की एक्सपायरी थी और शायद ये बहुत ही खराब दिन मैं मानूंगा, क्योंकि मार्केट खुली तो फ्लैट, अगर आप देखो तो निफ्टी पहले 2-3 घंटे ऊपर गया, ऊपर जाता गया, फिर चौथे घंटे में बहुत तेजी से ऊपर गया, ओके 25-200 के करीब टच करके, फिर नेक्स्ट आवर 2 बजे के आसपास का बहुत ही बड़ा मूव आया, 25 के नीचे भी चला गया। और इस मूव में काफ़ी सारे ज़बरदस्त एडजस्टमेंट्स करने पड़े, स्टॉप लॉसेस भी हिट हो गए, और जो हमारी सितंबर की पोजीशन थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। और खासकर एक्सपायरी डे था, हमारी पोजीशंस ओपन थी, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी डे की पोजीशंस महंगी पड़ ही जाती है, और वो ही मुझे महंगा पड़ा। और अगर आप, वो तो खुशी बस इस बात की कि बहुत बड़ी कैपिटल एक्सपायरी डे में नहीं लगी हुई थी। इस समय मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, नेक्स्ट मंथ छोड़ के, केवल इस वीक की एक्सपायरी मैनेज करने लगा था। तो ये जो 2 कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, इन दोनों कैंडल्स ने मुझे इतना नचा दिया कि कहीं ना कहीं जो इस हफ्ते का प्रॉफिट था उसमें काफ़ी बड़ा लॉस मेरे को हो गया। तो कहने को ओवरऑल 0.56% का लॉस था 29 को, लेकिन ये लॉस खासकर केवल मेरे को अपनी इस वीक की पोजीशन से आया, 29 की पोजीशन से आया, तो उस हिसाब से मेरा झटका बहुत बड़ा था। खैर, किसी तरह से मार्केट निपटी। मार्केट के एंड में अगर आपको याद हो, ये जो मूव था, गामा मूव जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मार्केट 25-200 को भी टच करने लगी थी, उस समय कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस बहुत काम आया। तो होता क्या है कि जब गामा मूव आता है मार्केट क्लोजिंग में, एक्सपायरी में, तो हम लोग कुछ खतरनाक डिसीजंस लेने की सोच लेते हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि इस पॉइंट पर थर्सडे के गामा मूव्स में मैंने ज़्यादा पैसा कमाया है। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि थर्सडे को मैं 2 बजे तक बंद कर दूं। वैसे तो आपको पता ही है कि अधिकतर मैं एक्सपायरी डे में ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। तो इस मूव में, इन 2 कैंडल्स में मैंने लगभग 2 लाख रुपए अच्छा खासा पैसा गंवाया, लेकिन कोई बात नहीं। ओवरऑल मेरा केवल 0.56% के लॉस पर निकला, जिसकी मेरे को खुशी है क्योंकि ज़्यादा हो सकता था। फिर आया फ्राइडे का दिन, मार्केट गैप अप खुली तो उसमें थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़े मेरे को, लेकिन पैसा काफ़ी था। मैंने अपना काफ़ी सारा पैसा डिप्लॉय भी कर दिया सितंबर में। तो जनरली मंथली एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम मेरे को होता है, आराम से काम करता हूँ, टेंशन लेस काम करता हूँ, खास करके तब जबकि मंथली काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया हो। तो इसमें कोई खास मूवमेंट था ही नहीं, इतनी नैरो रेंज, निफ्टी ने 69 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन बिता दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कब इतनी छोटी रेंज थी। तो उस हिसाब से 0.52% का प्रॉफिट हुआ मेरे को। अगर गैप अप नहीं खुलती मार्केट तो प्रॉफिट और बड़ा हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ हमारा हफ्ता खत्म हो गया। अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स गया उस हिसाब से। इस हफ्ते का प्रॉफिट हमारा 1.19%, यानी कि हर 10 लाख रुपए पे हमें 11,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गई हमारी समरी। आपको समरी कैसी लगी? आपको इस समरी में कुछ और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, और डिटेल्स चाहिए। अगर समरी आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा कमेंट में लिखिए समझ में आया, अंडरस्टूड। तो मुझे लगेगा कि कुछ तो वैल्यू मिल रही है आपको। मुझे खुद तो बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव खुद का मिल रहा है एनालिसिस। और देखिए, मैंने इस बार विक्स की साथ साथ बात ज़्यादा नहीं, क्योंकि विक्स एक तरह से बहुत ही नैरो रेंज में काम किया, इतनी नैरो रेंज विक्स की,
मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कब देखी हो। तो अभी भी ये अच्छा है कि विक्स बहुत कम नहीं है, तो जो अगले हफ्ते की पोजीशंस लगाई है, अगले महीने की पोजीशंस लगाई हैं, उनमें काफ़ी डिसेंट हमारी पोजीशनिंग है। तो ये हो गया। अब हमारा सिंप्लीफाइड वीकली पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए ये हो गए हमारे, जो हम पिछले 4 वीक से आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस हफ्ते का प्रॉफिट एंड लॉस 1.19%। तो क्यूम्यूलेटिव पिछले 4 वीक में 4.55% हमने कमा लिया है। तो महीने का एक्चुअली इससे थोड़ा और ज़्यादा है, क्योंकि उससे पहले 1-2 दिन की ट्रेडिंग और अच्छी थी। तो निफ्टी का प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो हमारा हो गया एफ एंड ओ का प्रॉफिट एंड लॉस। साथ में मैं निफ्टी का पी&एल डालता हूँ, क्योंकि मेरा अपना अकाउंट का पी&एल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्यूट करना मुश्किल है। तो जो निफ्टी का प्रॉफिट वो अपने अकाउंट का प्रॉफिट मान रहा हूँ। तो निफ्टी में 1.45% का प्रॉफिट, तो निफ्टी का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट इस पीरियड में होगा 2.06%। तो अगर आप देखो तो पिछले 4 हफ्तों में हमने ओवरऑल 6.61% पैसा कमा लिया है। बहुत बढ़िया है। एक महीने में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को। तो हाँ, दुख की बात ये 16 पॉजिटिव डे की स्ट्रीक एंड हो गई है, लेकिन खुशी की बात ये कि 16 पॉजिटिव डेज हमने एक साथ देखे हैं। इसके अलावा मंथ की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो खुशी जाहिर है कि इतनी मेहनत करे इंसान और अच्छा मंथ क्लोज हो जाए, क्योंकि ऑप्शन सेलर का, ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो प्रॉफिट हो गया वो घर में आया। अब देखिए पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट है, जो है हम 2% प्रॉफिट हुआ, हो सकता है अगले महीने ये 2% लॉस भी हो जाए। लेकिन ये जो 4.55% प्रॉफिट हुआ है, ये तो हमारी जेब में आ गया। मतलब कि हर 10,000 रुपये पे 45,500 रुपये तो हमने जेब में डाल लिए, तो हमारे बैंक में हैं इनको, बल्कि हम जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो वापस हम लोग उसकी शेयर ही खरीद लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। तो अगर आपको फॉर्मेट पसंद आया तो लाइक क्लिक कीजिए, और कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड हो तो उसको शेयर कीजिए। तो इसके अलावा पिछले हफ्ते क्या हुआ, जैसे मैंने बोला सारे इंडाइसेस में लाइफ टाइम हाई। अपनी पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, तो इस मंथ की पोजीशन ऑब्वियसली सारी सारी क्लोज हो चुकी हैं। इस मंथ में बैंक निफ्टी बहुत अच्छे मूड में क्लोज हुआ मेरा। निफ्टी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी बढ़िया ही था। निफ्टी में जो लास्ट डे की हसल थी उसकी वजह से काफ़ी, वो चीज़ मेरे को काफ़ी महंगी पड़ गई। सितंबर की पोजीशन मैंने 2 हफ्ते पहले से बिल्ड करनी शुरू कर दी थी, और वीक 34-35 में पूरी की पूरी पोजीशन लगा दी है। थर्सडे तक मेरा, अगर आप मानो तो लगभग 20% कैपिटल निफ्टी में ही स्टक था, तो वो मेरे को थोड़ा सा मज़ा नहीं आया उसमें। थर्सडे के जो चेंजेस थे, एडजस्टमेंट थे, सारे के सारे बहुत महंगे पड़े। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत उम्मीद थी कि बहुत अच्छा मंथ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गया। अच्छा तो गया ही, जबरदस्त नहीं गया, लेकिन काफ़ी बढ़िया गया फिर भी। तो मंथ में पिछले महीने जो हमने स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा बनाया, सबसे नंबर 1 मेरा अडानी एंटरप्राइज काफ़ी समय से चल रहा है। उसके अलावा रिलायंस, आईटीसी, इन तीनों में हमने अच्छा पैसा बनाया। इसी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा अडानी एंटरप्राइज, फिर रिलायंस, फिर आईटीसी। रिलायंस आईटीसी में मैंने जनरल से ज़्यादा पैसा कमाया, क्योंकि हल्की सी स्ट्रेटेजिक चेंज में डायरेक्शनल लेके आया हूँ कुछ शेयर्स में। इन्फोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी सी बैड क्लोजिंग हुई, थोड़ी फायर फाइटिंग हुई, एडजस्टमेंट्स उतने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, मन तो बढ़िया गया। और जो मैंने आपको डेटा अब तक समझाया है, वो पूरा का पूरा डेटा मिला के मैं बता रहा हूँ, जो मैंने परसेंटेजेस आपको दी हैं। अगले हफ्ते का क्या क्या आउटलुक है हमारा, अगर आप देखो एफ आई आई डी आई सेम रेंज में काम करने में मेरे को लग रहे हैं। एफ आई थोड़े पॉजिटिव, डी आई कहने को तो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन उस अगर आप ये देखो तो मंथ एंड हुआ है, मंथ शुरू हो रहा है नया, तो डी आई के पास फ्रेश पैसा आएगा लगभग 23,000 करोड़। तो 23,000 करोड़ उनको लगाना ही है, पिछला भी कुछ बचा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं डी आई इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी की रेंज मेरे को लग रहा है कि थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो गई है, लेकिन 24,800, 25,500 ये मेरे को रेंज निफ्टी की लगती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 25,500 पर निफ्टी को साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मूड में बैठे कि 25,500 टच करेगा तो थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा निफ्टी शॉर्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 25,500 पर आप निफ्टी के साथ क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या शॉर्ट करेंगे। इंडिया विक्स भी रेंज बाउंड रहेगा, कोई बड़ी इवेंट है नहीं, लेकिन हाँ मिड सितंबर में फेड्स का रेट कट आने वाला है, जो कि बहुत बड़ी इवेंट होगी। उस समय इंडिया विक्स थोड़ा चढ़ जाएगा, 17-18 सितंबर में भी। यूएस मार्केट्स मंडे को क्लोज हैं, तो एक तरह से मंडे के बाद ट्यूसडे हम केवल अपने ही क्यूज पर चलेंगे। अगले हफ्ते का अगर हम सेटअप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, हमारा पहला हफ्ता सितंबर का,
तो लगभग मैंने 300 350 लॉट्स लगाए हुए हैं, तो पोजीशन काफ़ी हैवी है। 300 350, थोड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अधिकतर उनमें निफ्टी और बैंक निफ्टी है। थोड़े बहुत शेयर्स के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरे शेयर्स की 3 स्ट्रेटेजीज हैं। कुछ की कॉल्स बेचना, कुछ की पुट बेचना, और कुछ हमने अपना स्टैंगल बनाना। तो एशियन पेंट, HDFC, पीडीलाइट, ये 3 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें मैंने केवल कॉल बेची हुई है, पुट नहीं बेची है। बजाज फाइनेंस की केवल पुट बेची है, कॉल नहीं बेची है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज, इन्फोसिस, ITC, पंजाब नेशनल बैंक, रिलायंस, TCS। तो इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने स्ट्रैंगल्स बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और इनमें सबसे ज़्यादा ऑलरेडी मेरे को अडानी एंटरप्राइज के स्ट्रैंगल में काफ़ी फायदा है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। आपको पता ही है, मेरी BMW की EMI अडानी एंटरप्राइज से आती है, तो उसमें मैं ज़्यादा पैसा लगाता हूँ। अगले हफ्ते और पोजीशंस बनाऊंगा, क्योंकि फिलहाल मैं लगभग 20% कैपिटल पे हूँ। तो जनरली मेरा क्या होता है कि फ्राइडे को 20% के करीब कैपिटल में छोड़ देता हूँ। मंडे को मैं ड्यूरिंग द डे लगभग पूरा इन्वेस्टेड हो जाता हूँ। एडजस्टमेंट में लग जाता है पूरा पैसा, और कोशिश करता हूँ कि जब तक दिन खत्म हो तब तक मैं 10 या 15% पैसा फ्री कर लूँ। उनमें कुछ लॉसेस बुक करता हूँ अगर इन द मनी वाले होते हैं, नहीं तो थोड़े प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ। निफ्टी की थोड़ी पोजीशन मैंने 5 सितंबर की लगाई है। 4 सितंबर की बैंक निफ्टी की मैंने कोई भी पोजीशन नहीं लगाई है। बैंक निफ्टी मैंने 11 सितंबर की लगाई है, और निफ्टी थोड़ा सा 12 सितंबर को केवल पुट सेलिंग की है, कॉल सेलिंग नहीं की है। मैंने, हाँ, एक और काम किया है जिसका मैं इन जनरल इसमें अकाउंट नहीं करता, जो अपने नंबर्स आपको बताता हूँ। वो है मेरा दिसंबर का स्ट्रैंगल। मैंने 2 महीने पहले दिसंबर के लिए एक स्ट्रैंगल बनाया था, 26,000 और 22,000। तो 22,000 वाले पुट्स को मैंने 23,000 तक शिफ्ट कर दिया है। उस ट्रायंगल में पुट्स में फायदा है, कॉल्स में हल्का सा लॉस है। इट डजेंट मैटर। मुझे लगता है कि उसके थोड़े और एडजस्टमेंट मेरे को अगले हफ्ते करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा मेरा 5 सितंबर की पोजीशन फंसी हुई है, मतलब स्टैडल बन गया है। जनरली मैं स्टैडल में कंफर्टेबल नहीं होता 25 to 100 पे। तो देखते हैं उसको क्या होगा। विक से कुछ खास हेल्प मिलने वाली है नहीं। अगले महीने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है मेरा, क्योंकि पिछले 2, 3, 4, पिछले 5 महीने से इन जनरल मार्केट अच्छी चल रही है। पिछले 2 महीने उनमें से बेस्ट गए हैं। अगले हफ्ते का टारगेट वही है, 1% के आसपास गेन मिल जाए। अपने लिए बहुत ही ज़्यादा चाहिए भी नहीं, नहीं चाहिए तो किसको नहीं, पर मिल जाए तो बढ़िया है। और थोड़ी सी पोजीशन स्ट्रेस में है, कुछ कुछ मेजर इशू नहीं है लेकिन। वीक का बोनस, चलिए, तो ये होगी हमारी पोजीशंस पिछले हफ्ते अगले हफ्ते। अब हम बात करते हैं एजुकेटिव सेगमेंट की। तो इस वीक का वो एजुकेटिव सेगमेंट बोनस है थीटा। देखिए, ऑप्शन सेलर के लिए थीटा बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी ऑप्शन सेलर से आप पूछो तेरा सबसे बड़ा दोस्त परम मित्र कौन है, तो उसका नाम होना चाहिए थीटा। तो थीटा, जो कि ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है, वो ऑप्शन सेलर्स का दोस्त है। तो थीटा होता क्या है? बेसिकली थीटा एक ग्रीक लेटर है कहने को तो, लेकिन थीटा डिटरमाइन करता है कि हर रोज एक ऑप्शन का प्राइस कितना डिक्रीज होगा। तो इसको टाइम डीके भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो सेलर का एडवांटेज है वो थीटा ही है, कि हर रोज, मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, आपने किसी से 100 रुपये उधार लिया, और वो उधार का नेचर ऐसा है कि हर रोज वो अगले 10 दिन तक हर रोज 10 रुपये, उधार की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, भले उसको पे करो ना करो। तो थीटा वो दोस्त है। हर रोज कुछ अमाउंट से आपका ऑप्शन का प्राइस गिरता है, वो आपको फायदा हो जाता है। तो थीटा अगर लॉन्ग पोजीशन है, बेसिकली अगर आपने बाइंग की है तो उसके लिए नेगेटिव होता है, और शॉर्ट पोजीशन के लिए पॉजिटिव होता है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की है तो पॉजिटिव, आपने ऑप्शन बाइंग की है तो नेगेटिव। फिर थीटा एंड टाइम डिके। तो जैसे मैंने बोला कि थीटा, जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी पे आ जाती है, तो जितनी भी आउट ऑफ द मनी पोजीशन होती है सबका थीटा बेसिकली डिक्रीज हो जाता है, तो वैल्यू जीरो हो जाती है। जनरली आप ऐसा समझते हैं कि अगर थीटा -0.05 है, तो मतलब हर रोज ऑप्शन का प्राइस 5 पैसा गिरेगा। तो ये हो गई हमारी थीटा की कहानी। तो ऑप्शन सेलर्स को पता है, अब जब आप एक्सपीरियंस ऑप्शन सेलर बन जाते हो तो आपको पता है कि आपको किस स्पीड से थीटा मिलेगा। तो जनरली मैं खोल के नहीं देखता देखता हूँ थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि सब दिमाग में, मैं याद है ना, मैं लास्ट वीक आपको बोला था मेंटल कैलकुलेशंस बहुत जरूरी होती है, तो वो सब याद रहता है। चलिए, ये हो गया थीटा, आज का एजुकेशन सेगमेंट। अब एक बोनस स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत जरूरी कहानी है, बहुत जरूरी स्टोरी एंड बोनस स्टोरी दोनों एक्सपीरियंस मिला के है। तो शायद आपने मेरा ये शॉर्ट भी देखा होगा। तो मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, ऑप्शन सेलर ही है वो।
3 करोड़ उसके यूट्यूब पर फॉलोअर है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की है इंसान ने, इतना फॉलोअर है। लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू था, इंटरव्यूअर था, उसने शुरू में ही बोला कि मैं आपको एक ऐसे ऑप्शन सेलर से मिलाने वाला हूँ जो हर साल 36% मिनिमम पैसा बनाएंगे। तो आज हमको एक ऐसा तरीका बनाने वाले हैं जिससे कि हर साल आप मिनिमम 36% बनाओ। तो हर महीने सिर्फ 15 मिनट लगाकर आप हर साल 36% कैसे बनाएं। दोस्तों, मुझे लगता है कि उस यूट्यूबर के जो 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं ना, उनमें से अगर वो सबके सब उसकी उन वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो उनमें से कई लोग पैसा डुबा रहे हैं अपना, बताते नहीं है शर्म के मारे। क्योंकि जब आप किसी ऐसी गारंटी को लेकर किसी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते हो, क्योंकि वो झूठ बोलकर आपसे करा रहा है। अगर वो, मेरा तो ये मानना है कि अगर इंसान हर साल 36% बना रहा है गारंटीड, वो भी केवल ऑप्शन सेलिंग करके, अगर आप उसमें भी अपना पोर्टफोलियो के 10-12% ऐड कर दो तो एक तरह से आपका ऑलमोस्ट 50% गेन हो गया हर साल। तो आपको क्यों जरूरत है झूठ बोलने की? फिर तो आप अंबानी से ज़्यादा अमीर बन जाओगे अगर आप 10-20 करोड़ कहीं से ले आओ, और उधार मिल जाएगा पैसा, इतना अगर गारंटीड आप पैसा बना रहे हो तो मिल जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग जब इतना पैसा बना रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं उनके पास, तो इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होता है उन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना पैसा फंसा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहने को ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, बढ़िया है, हर साल आप पैसा बना सकते हो, लेकिन कई सारे लोग, मैं जानता हूँ कई सारे लोग ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा गंवाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शन सेलिंग में केवल पैसा बनता ही है, ये गलत है। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी वो बता रहा है वही स्ट्रैटेजी मैं भी पिछले 5 साल से बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ कंसिस्टेंटली। ईयर लेवल पर मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, लेकिन क्या मेरा 36% बन रहा है? नहीं। जबकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग मेरे को बहुत डीप लेवल तक बहुत अच्छे से आ गई है, मैंने NISM का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हर साल 36% बनाना 15 मिनट लगा के, ये सब केवल अपने यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप बढ़ाने की साजिश है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो भोले भाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लालच में आप मत आइए, क्योंकि वो झटका आपको बहुत बड़ा हो सकता है। बाकी तो पैसा आपका है, इच्छा आपकी है। और ये बात तो पक्की है कि सभी लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन झूठ बोल के सिखाया तो क्या सिखाया? मैं तो ये मानना है कि क्या क्या जरूरत है? जो इंसान इतना पैसा कमा रहा है वो भी झूठ बोल के कमा रहा है, वो भी लोगों को लालच दे दे के कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। तो ये होगी मेरी इस हफ्ते की जर्नी, ये होगी मेरी एंड की कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो के सारे कंटेंट पसंद आए होंगे, पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो कमेंट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, यूनिवर्स को अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे मेरी यूट्यूब कम्युनिटी बढ़ रही है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को इसमें। ऑर्गेनिक ग्रोथ मेरे को चाहिए, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन मिल जाएगी तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं आपके लिए अगले हफ्ते लेकर आऊँगा वीक 36 की समरी, वीक 36 की समरी। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा। और फिर लेकर आऊँ आपके लिए अगले वीक की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। और ड्यूरिंग द वीक कई सारे शॉर्ट्स तो मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। नमस्कार।